हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। 23 अगस्त से दिल्ली में एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जिसके फॉर्म भरने की आज आखिरी डेट है और इसका एग्ज़ाम है नवंबर में। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं तो मैं अपने चैनल पे डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, जिसमें कि मैं हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करा के उसका शॉर्ट फॉर्मूला देती हूँ, जिससे कि अगर कोई एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए बिगनर भी है तो वो एसएससी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ भी सकता है विद शॉर्ट फार्मूला। तो अगर आप एसएससी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस का जानना चाहते हैं डिटेल कंसेप्ट विद शॉर्ट फार्मूला, तो इसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार आप चेक कर लीजिए। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है, और इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर को कंप्लीट करवाया हुआ है। और मैं बता दूं, अगर जो स्टूडेंट्स एसएससी का दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरे हुए हैं तो उसके लिए भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ जो कि 6 अगस्त से दिल्ली आ रहे हैं, और इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो इसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो एक बार इसका लिंक पे जाके विजिट करिएगा। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 23 नवंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। आपसे कह रहा है कि रोम्बस की एक साइड 13 सेंटीमीटर की है, इसका एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है, तो बताइए कि इसकी एरिया क्या होगी। आप सबको पता होगा कि रोम्बस की एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2 होता है। और आपको ये भी पता होगा कि रोम्बस यानी समचतुर्भुज के सभी साइड्स आपस में होते हैं इक्वल। 13 सेंटीमीटर दे के रखा है तो सभी 13 सेंटीमीटर के होंगे, और इसका एक डायगोनल दे के रखा है जो 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर मैं दूसरा डायगोनल फाइंड आउट कर लूँ तो मैं दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लूँगी, मुझे रोम्बस की एरिया मिल जाएगी। एक डायगोनल तो है बट दूसरा डायगोनल नहीं है। आपको एक रूल पता होगा कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। जब रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर का एक डायगोनल है ये कितने में बट गया, ये 5 सेंटीमीटर में बट गया, क्योंकि जो दूसरे डायगोनल का कट पॉइंट मिला है उसी कट पॉइंट से तो ये 10 दो भाग में बढ़ गया, मीन्स 5 सेंटीमीटर में बढ़ गया। तो मीन्स अगर मैं इस ट्रायंगल को फोकस करूँ, मीन्स आप देखिए मैं अगर इस ट्रायंगल को फोकस करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, ये 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, ये 13 सेंटीमीटर दिख रहा है, और ये राइट एंगल दिख रहा है क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड 13 सेंटीमीटर मीन्स हाइपोटेनस अगर 13 सेंटीमीटर है और एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में मैंने अच्छे से आपको सब तैयार करवाया हुआ है, और आपको अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई भी करके चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 13 स्क्वायर करिए, उसमें 5 स्क्वायर को माइनस कर दीजिए और फाइनल कर दीजिए उसका रूट, उसकी वैल्यू 12 ही आएगी। और आपको अभी मैंने बताया कि इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये दूरी अगर 12 सेंटीमीटर मिली है तो ये दूरी भी 12 सेंटीमीटर ही होगी। इसका मतलब कंप्लीट ये डायगोनल कितने सेंटीमीटर का हो गया, 24 सेंटीमीटर का हो गया। इसका मतलब एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर का, दूसरा डायगोनल 24 सेंटीमीटर का, इसका मतलब इसकी एरिया क्या हो गई, 10 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करिए, 12 आया, 120 इसकी वैल्यू हो गई जो कि ऑप्शन थर्ड है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था।
अब बात आती है कि अगर इन केस आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फिर इसकी एरिया क्या होगी। आप समझ रहे हैं कि ये लेंथ आपसे 5 निकली है और ये आपसे 12 निकली है, क्योंकि यहाँ पे ये 13 था। यहाँ पे तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे ये चीज़ आपको कुछ लर्न ना हो, यहाँ तो सब लर्न होगा। और आपको ये पता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 12 सेंटीमीटर का है, और सब परपेंडिकुलर हैं ही, यहाँ पे 90 डिग्री सब बना ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये तीनों जो चारों जो ट्रायंगल्स मुझे मिल रहा है वो कैसे ट्रायंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। जब ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो इसका मतलब कि इसकी एरियाज भी आपस में इक्वल होगी, मतलब ये सभी एरिया आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं किसी एक ट्रायंगल की भी एरिया फाइंड आउट कर लूँ तो उसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि रोम्बस की एरिया क्या होगी। और एक्चुअल में जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो भी इसी आधार पे हुआ है। आप अपनी तरफ से भी इसको फॉर्मूला डिराइवेशन कर सकते हैं। बाकी मैंने इसका साथ डिराइवेशन किया हुआ है, हाँ मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। एमटीएस का जब पेपर मैं सॉल्व करवा रही थी तो उस टाइम पे मैंने इसका डिराइवेशन आपको करके बताया था, तो आप चाहें तो एक बार जा करके एमटीएस के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आपको ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया मैं निकालूं और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे रोम्बस की एरिया मिल जाएगी ईजिली है। तो यहाँ इसकी एरिया निकालने के लिए पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, दैट्स इट। बेस इसका क्या हो जाएगा 12, हाइट इसका क्या हो जाएगा 5, बस यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा 6, और 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 120 मीन्स 120 इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि था ही आपका निकल चुका रहा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली तरीके से सॉल्व भी हो गया। अब बात आता है कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट कर दे, एग्ज़ाम में ज़रूरी तो नहीं है कि आपसे सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा, तो अगर क्वेश्चन को कुछ मॉडरेट करे तो वो क्या कर सकता है। तो अगर रोम्बस जो जो प्रॉपर्टी जिस दूसरे दूसरे क्वाड्रिलेटरल की अपन इसके अंदर है, अगर वो दूसरे क्वाड्रिलेटरल के आधार पे भी क्वेश्चन बनाता है तो वो रोम्बस में अप्लीकेबल होगा। जैसे अभी थोड़ा सा सुनने में पेचीदा लग रहा होगा, जैसे कि अगर पैरेललोग्राम की हम बात करें, पैरेललोग्राम अपने आप में होता है रोम्बस, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसकी ये होती है कि पैरेललोग्राम के जो साइड्स होते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। रोम्बस के भी केस वही है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल, इसके अपोजिट्स क्या सारे साइड्स ही आपस में इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड तो इक्वल हुए ही हुए, और पैरेलल भी होते हैं। इसका मतलब कि इसके अंदर जो क्वालिटी है वो सारे पैरेललोग्राम की क्वालिटी है। और पैरेललोग्राम की एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, इस पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि रोम्बस की एरिया बताइए, जबकि आपको इसकी एक साइड दे के रखा है और दूसरे वर्टेक्स पे इस साइड पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर दे के रखा है, मतलब इसके बीच की दूरी दे के रखा है, तो अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए इसके बीच की दूरी 10 ही हो और इसका साइड एक 13 हो, अब इसकी एरिया बताना है तो आप क्या करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधे जैसे कि पैरेललोग्राम में होता है कि एक साइड और इसके इस पे जो हाइट आती है, इसे हाइट बोलते हैं, उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, दैट्स इट। मीन्स अगर मान लीजिए कि ये 10 इस पे पड़ने वाली हाइट हो या एक वर्टेक्स से पड़ने वाला इस साइड पे परपेंडिकुलर हो, तो मैं क्या करूँगी 10 से कर दूँगी 13 में मल्टीप्लाई, जो कि इसकी साइड है, बस हो गया h इंटू एस, दैट्स इट। 130 आ जाएगी इसकी एरिया। अब ऐसे अगर आपसे एग्जाम में पूछता कि किसी रोम्बस पे पड़ने वाला ये हाइट ये है साइड ये है, अब एरिया बताइए, तो शायद आपको सोचना पड़ता, बट वहाँ भी कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे भी इसका ईजिली वैल्यू निकाल सकते हैं। उसका आधार ये बनेगा कि आप यहाँ से ये डायगोनल तो अपनी तरफ से करिए, इस ट्रायंगल को ये जो रोम्बस है इसे दो भाग में ब्रेक कीजिए और ये दोनों ही भाग आपस में हो जाएंगे इक्वल, और किसी एक भाग की भी आप एरिया निकाल लेंगे और उसको आप कर देंगे डबल। और इसके एक भाग की एरिया निकालना बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा क्लियर मैं दिखा देती हूँ। इसकी एक ट्रायंगल की इसकी एरिया निकालना बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आपको हाइट देके ये रखा हुआ है, ये आपके पास साइड दिया हुआ है, तो इसकी एरिया के लिए क्या कर देंगे, हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स 13 इंटू 10 हो जाएगा इसकी एरिया। और क्योंकि वही एरिया इसकी भी है तो मीन्स आपको क्या कर देना है, इसका डबल कर देना है। तो 1/2 इंटू 13 इंटू 10 इंटू 2 मीन्स क्या हो जाएगा 13 इंटू 10 हो जाएगा। वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप पैरेललोग्राम के एरिया के लिए फॉर्मूला लर्न करके रखें,
बट फिर भी मैंने एक सिमिलैरिटी के रूप में बता दिया कि आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन कर देता है कि आपको कोई और क्वेश्चन मतलब कोई और फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे दे और आपको वहाँ पे वैल्यू निकालनी हो। अब जैसे आपसे क्वेश्चन बदल दे और आपसे स्क्वायर कर दे और कह दे कि बताइए कि स्क्वायर की एरिया क्या होगी जबकि उसका एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है। ठीक, अगर एक डायगोनल इसका 10 सेंटीमीटर का है तो आपको स्क्वायर की एरिया बतानी है। जनरली आपने जो लर्न करके रखा है वो ये लर्न करके रखा है कि साइड स्क्वायर कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा इस स्क्वायर की एरिया। बट यहाँ पे आपको साइड तो दे के रखा नहीं, आपको तो डायगोनल दे के रखा है। वहाँ भी कोई इशू नहीं है, डायगोनल दिया है तो मैं साइड निकाल सकती हूँ क्योंकि दोनों साइड से यहाँ पे इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप इजीली इसकी साइड को निकाल करके फाइनली उसका स्क्वायर करके एरिया निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस इतना ही होता है कि स्क्वायर के सभी एंगल्स होते हैं 90 डिग्री और रोम्बस के नहीं होते हैं। अब क्योंकि इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं, थोड़ा क्लियर बना देना स्क्वायर, अगर क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं तो इस वजह से जो स्क्वायर के डायगोनल्स भी होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ रोम्बस के डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं थे, वो डिफरेंट है, एक छोटा है एक बड़ा है। लेकिन जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट वैसे ही होते हैं, परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ भी परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब यहाँ भी सब जगह आपस में इक्वल होगा। ठीक, तो जब आपको इसकी एरिया के लिए फॉर्मूला पता है जो कि है d1 इंटू d2/2, जो कि आप एकदम यूज टू हैं, लर्न किए हुए हैं, और ऐसे में अगर आपको स्क्वायर की एक डायगोनल दे के रखा है और इसकी एरिया बोल रहा है तो वहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। क्या कर लेंगे आप d1 इंटू d2 की जगह d इंटू डी करेंगे। जाहिर सी बात है इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं तो d इंटू डी मीन्स d² 2, दैट्स इट। अगर एक डायगोनल आपको स्क्वायर का 10 सेंटीमीटर दे के रखा है इसका मतलब इसकी एरिया क्या हो गई 10 इंटू 10/2 मीन्स 100/2, दैट्स 50। सिंपल था, कुछ नहीं था। तो आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हैं। इसी तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला हो, आप क्या किया करिए, फॉर्मूले के बेसिक को समझा करिए और देखा करिए कि कोई एक फिगर का फॉर्मूला किसी दूसरे फिगर के साथ कैसे उसको डाला जा सकता है। और ऐसे में क्या होगा कि आपको अगर क्वेश्चन कुछ घुमाने की कोशिश भी करेगा ना एग्जामिनर, क्योंकि अभी मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं वो सब एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर वो कुछ घुमाने की कोशिश भी करेगा तो भी आप बहुत ईजिली उसके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं सॉल्व किया है या ये फॉर्मूला तो मैंने इस पे बेस्ड कभी पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आप एकदम यूज टू होंगे इस तरीके से अगर आप खुद से वर्क करें तो मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा कि कुछ इस तरीके से फिगर आउट करिए और सारे फॉर्मूले अपने लिए खुद बनाइए। और बनाइए क्या, उसका बेसिक आपको क्लियर होगा ना तो सब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका इस तरीके से ही वैल्यू निकालनी है। और क्योंकि आप उस पर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको सोचने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप जस्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको मेरा ये समझाने का तरीका समझ में आया है और पसंद आया है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस ईजिली आप तक पहुँचें तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।